कुछ साल पहले कोविड के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर वाला नारा दिया था। आम आदमी को यह संदेह था कि ये नारा उसके लिए है, मगर ये नारा हुजूर ने अपने और अपने मित्रों के लिए दिया था। ये बात धीरे धीरे समझ में आई सबको। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इसे याद क्यों दिला रहा हूँ। तो इसलिए कि आपदा चाहे जैसी भी हो, चाहे जितनी दर्दनाक हो, अपने विश्वगुरु उसमें अवसर तलाशने से चूकते नहीं हैं। कुछ नहीं तो फोटो वाला अवसर ही तलाश लेंगे, लेकिन मौका नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में हमने देखा, पहलगाम हमले के बाद हुजूर न तो मौके पर पहुंचे और न ही जबान खोल रहे थे। और जब जबान खोली तो अवसर ढूंढने के लिए, भौकालबाजी के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए, चुनावी माहौल बनाने के लिए। अभी प्लेन क्रैश के बाद घटनास्थल पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जो कहानी सामने आई है वो नेक्स्ट लेवल की है। और उनके भक्तों ने तो उससे भी एक लेवल ऊपर जाकर इतिहास बना दिया है। गजब गजब की कॉन्स्पिरेसी थियरी लेकर आ रहे हैं तथा आपदा में साहिब का चेहरा चमकाने का काम शुरू हो गया है। सब कुछ देखेंगे, साथ ही बात करेंगे लकी नंबर की। गुजरात के पूर्व सीएम का जो लकी नंबर था, जिसे उन्होंने हर जगह प्रयोग किया, मौत के वक्त भी वो लकी नंबर हर जगह मौजूद रहा। उधर 242 लोगों में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति ने जो कहानी बताई है वो अपने आप में विश्वास से परे है। क्या है उसे भी देखेंगे। खबर है कि जहाज का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। बात उस छात्रा की भी करेंगे जिन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में कुछ मिनट की देरी हो गई। पहले तो वो इस देरी के लिए अहमदाबाद के ट्रैफिक जाम को कोस रही थी, मगर अब जीवन बचने के लिए खुश हैं। इस घटना से संबंधित और भी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, द गार्डियन क्या कुछ रिपोर्ट किया है, इन सब पर बात करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। सबसे पहले बात आपदा में अवसर वाली कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के घटनास्थल के विजिट की बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं। उनमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनका एंगल ये बता रहा है कि उन तस्वीरों को लेने के लिए कैमरामैन को जमीन पर लेटना पड़ा होगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग पोज लेना देना पड़ा होगा, उसके बिना संभव नहीं है। जैसे आप इसी तस्वीर को देख लीजिए। बाकी और भी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, मगर हम उन्हें दिखा नहीं सकते क्योंकि न्यूज एजेंसियों की हैं, जिसे प्रयोग करना ठीक नहीं है। इसके अलावा लोग दावा कर रहे हैं कि हुजूर इस यात्रा में भी 8-8 कैमरे लेकर घूम रहे हैं, यानी आपदा में 8-8 कैमरे चल रहे हैं। हर बार अपना कैमरा जीवी कैरेक्टर दिखा ही देते हैं। उधर दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग लगातार इस घटना को किसी षड्यंत्र से जोड़ रहे हैं। कोई इकलौते जिंदा बच गए व्यक्ति को दोषी ठहरा रहा है, तो कोई कुछ और कहानी प्रस्तुत कर रहा है, जबकि जो जिंदा बचा वो व्यक्ति कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। आनन फानन में कैसे बचे, कैसे निकले, पूरी बात आपको बताएंगे। मगर एक गुर्गे का ये ट्वीट देख लीजिए, ये किस तरीके से अपने मालिक के लिए आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। इसने लिखा है कि क्या कोइंसिडेंस है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपना 11वां साल पूरा किया है पीएम के रूप में और हादसे में इकलौता जिंदा बचे यात्री से मिल रहे हैं जिसका सीट नंबर 11A था और 11 नंबर वार्ड में है। जरा सोचिए, क्या आम इंसान या फिर कोई इंसान जो इंसान होगा वो इस तरह की बात कभी सोच सकता है? मगर चूंकि हुजूर के पाले हुए लोग अलग ही दुनिया के हैं तो वो कुछ भी सोच सकते हैं। डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए एकमात्र जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश ने बताया कि उड़ान भरने के 5-10 सेकंड बाद ही ये घटना हुई। विमान का अगला हिस्सा इमारतों से टकराने के बाद खुले एरिया में जाकर गिरा, जबकि पिछला हिस्सा इमारत में ही फंस गया था, जो कि एक मेडिकल कॉलेज का डाइनिंग एरिया निकला। रमेश ने बताया कि दुर्घटना के बाद उन्हें बचने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोल दी। हालांकि उन्होंने ये साफ साफ नहीं बताया कि उन्हें इमरजेंसी विंडो खोलनी पड़ी थी भागने के लिए, निकलने के लिए, या फिर इस घटना के बाद यानी प्लेन क्रैश होने के बाद विंडो अपने आप खुल चुकी थी, टूट चुकी थी। यात्री ने बताया कि जब मेरा दरवाजा टूटा तो मैंने देखा कि वहां थोड़ी सी जगह है, मैं बाहर निकल सकता हूं, जबकि दूसरी तरफ के लोग बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि वो दीवार से टकराया हुआ था, यानी दीवार सटी हुई थी। आपको बता दें कि रमेश ब्रिटिश नागरिक हैं, अपने भाई के साथ भारत में छुट्टियां मनाकर इंग्लैंड वापस लौट रहे थे, मगर उनके भाई इस घटना में बच नहीं पाए। जिंदा बचने के बाद रमेश ने कुछ देर बाद अपने परिवार वालों को वीडियो कॉल पर सुरक्षित होने की बात बताई। यानी जो तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर एक वर्ग फैला रहा है उनमें से ज्यादातर चीजें झूठी हैं। उधर खबर यह भी मिल रही है कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद किया जा चुका है। इसके साथ ही बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पोस्टमार्टम हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक डीएनए टेस्ट के बाद 6 शवों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। खबर यह भी चल रही है कि इस दुर्घटना के बाद भारत बोइंग 787 की उड़ानों पर रोक लगा सकता है। हमने पिछली वीडियो में विस्तार से बात किया था कि किस तरह बोइंग 787 और 777 को लेकर पहले भी बहुत सारे आरोप लग चुके हैं, सवाल उठ चुके हैं और सवाल उठाने वाले की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो चुकी है। हालांकि एयर इंडिया ने अभी तक इस तरह की कोई बात साफ साफ नहीं बताया है। मेडिकल कॉलेज के जिस हॉस्टल में ये प्लेन गिरा वहां लंच ब्रेक के दौरान लोग डाइनिंग एरिया में बैठे थे और ये लंच ब्रेक बहुतों की जिंदगी को ब्रेक कर गया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि असल में ये दुर्घटना हुई क्यों। 3 तरह के अनुमान लगाए
लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक है कि दोनों इंजन फेल हो गए, या फिर कोई पक्षी टकराया, या फिर विंग फ्लैप्स में कोई खराबी थी। यूके एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की टीम जल्द ही सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ मिलकर इसकी जांच करेगी। वे लोग दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए रडार डेटा, सीसीटीवी, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का विश्लेषण करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। अब तक मिली खबरों के अनुसार कम से कम 265 लोगों की मौत हुई है, यानी लगभग 24 लोग जमीन पर मारे गए। जो जहाज में बैठे उनकी मौत तो हुई ही, एक को छोड़कर। जो हॉस्टल में थे, आसपास थे जहां जहाज गिरा, वहां पर भी कम से कम 24 मौतें अब तक हो चुकी हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक छात्रा की कहानी भी खूब शेयर की जा रही है, जिन्हें एयर इंडिया के इसी विमान में सवार होना था, लेकिन ट्रैफिक जैम में उन्हें लेट हो गया। इस छात्रा का नाम भूमि चौहान है। इन्होंने बीबीसी को बताया कि देरी के कारण पहले उन्हें लगा कि अहमदाबाद के ट्रैफिक की वजह से टिकट के पैसे भी गए और नौकरी दोनों चली जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि जान तो बच गई। यानी इन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में जरा देरी हो गई थी, जिसके कारण इन्हें एंट्री नहीं दी गई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वो ब्रिटेन के विदेश सचिव के साथ साथ पुर्तगाल और कनाडा के विदेश मंत्रियों के साथ भी संपर्क में है। बताया गया है कि विमान में 169 भारतीय लोग थे, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली नागरिक, 1 कनाडाई और 12 चालक दल के सदस्य थे, और इनमें से एक को छोड़कर सबकी मौत हो गई। इसी बीच रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि थाईलैंड के फुटेक से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके कारण आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। इस विमान में 156 यात्री सवार थे। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि यह विमान सुरक्षित तरीके से उतार लिया गया है और इसकी जांच हुई है। अधिकारियों ने बताया कि उड़ान के दौरान सिक्योरिटी अलर्ट मिला, जिसके बाद पायलट ने विमान को बीच हवा में ही फुकेत की ओर मोड़ दिया। हालांकि बम होने का कोई सबूत मिला नहीं। यानी जहां तहां से बार बार एयर इंडिया को लेकर अलग अलग कहानियां, अलग अलग चौंकाने वाली चीजें, डरावनी चीजें सामने आ रही हैं। कहीं कोई धमकी ही देने लग जा रहा है। यानी एयर इंडिया को लेकर अलग अलग डरावनी कहानियां सामने आ रही हैं। उधर इकलौते भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक जो अपनी जान बचाने में सफल हुए, उन्होंने कहा है कि विमान के जमीन पर गिरने से पहले ही विमान की लाइटें टिमटिमाने लगी थीं और मलबे से बाहर निकलने से पहले उसने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा। विश्वास कुमार बता रहे हैं कि जब विमान ने उड़ान भरी तो 5 से 10 सेकंड के भीतर ऐसा लगा कि वो हवा में फंस गया है। अचानक से हरी और सफेद बत्तियां टिमटिमाने लगी, फिर विमान एक बिल्डिंग में जाकर टकरा गया, यानी गिर गया। उधर मीडिया से बातचीत करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोग दुखी भी हैं और सिस्टम के प्रति आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं। एक बेटी जो अपने पिता को खो चुकी है, वो कह रही है कि 1 करोड़ देने की बात कही जा रही है, मैं आपको 2 करोड़ देती हूँ, आप मेरे पापा मुझे वापस लौटा दो। कल शाम इस घटना के कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि टाटा ग्रुप मृतकों को 1-1 करोड़ देगा। जिस मेडिकल कॉलेज का नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी की जाएगी और तमाम सारी चीजें टाटा ग्रुप की तरफ से ऐलान की गई। इस ऐलान को गोदी मीडिया जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहा था वो अपने आप में बहुत अजीब है, मानो कोई बहुत बड़ा एहसान टाटा कंपनी के लोग कर रहे हैं। क्या पैसे देकर किसी की जिंदगी खरीदी जा सकती है? जो लोग भारत से लंदन की यात्रा कर रहे थे, क्या 1 करोड़ उनके लिए इतनी बड़ी रकम है कि वो इसे लेकर सवाल करना बंद कर दें, अपनों की मौत को भुला दें? क्या दुनिया की किसी सत्ता के भीतर इतनी ताकत है, किसी धन्ना सेठ के भीतर इतनी ताकत है कि वो पैसे के दम पर किसी की जिंदगी लौटा दे? जवाब है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसी दुर्घटनाओं के बाद कोई भी कंपनी या सरकारें जब मुआवजे का ऐलान करती हैं तो ये सवाल क्यों नहीं होना चाहिए कि यही पैसा आपने जनता की सुरक्षा पर क्यों नहीं लगाया, और पैसा लगाने के साथ साथ जवाबदेही तय क्यों नहीं की? आप पिछले कुछ समय या कुछ सालों की घटनाओं को ही देख लीजिए। कहीं किसी बाबा द्वारा बुलाई अंधभक्तों की भीड़ के बीच भगदड़ हो जाती है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं। कहीं कुंभ में फर्जी प्रचार के माध्यम से बुलाई गई भक्तों की भीड़ में भगदड़ हो जाती है, दर्जनों लोग मारे जाते हैं, सरकार मरने वालों का सही आंकड़ा तक नहीं बताती, झूठ बोल जाती है। अभी हाल ही में बीबीसी की रिपोर्ट में पता चला कि योगी सरकार ने और डबल इंजन ने कितना बड़ा झूठ बोला, कितना बड़ा खेला किया। पहलगाम हमले में हमारे 26 लोग मारे गए, इसके बाद इससे संबंधित ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोगों की मौत हुई, पाकिस्तानी गोलीबारी में कितने कश्मीरी मारे गए, कितनों की मौत हुई। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई में ट्रेन से गिरकर कई लोग कट के मर गए। सड़क हादसे में तो रोजाना मरते रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर याद दिला दूं, कुछ साल पहले इसी टाटा ग्रुप के साइरस मिस्त्री बहुत महंगी कार में चलते हुए सड़क दुर्घटना में मारे गए। सड़क की बनावट को लेकर तमाम सवाल उठे, लेकिन जरा पता लगाइए कि क्या कहीं कोई कार्रवाई हुई? आज भी हमारे देश में तमाम हाईवे, तमाम एक्सप्रेसवे इस तरीके से, इतने घटिया तरीके से बनाए जा रहे हैं कि जरा सी पलक झपके और एक्सीडेंट हो जाए, आपकी मौत हो जाए, मगर देखने सुनने सवाल करने वाला कोई नहीं है। क्या साइरस मिस्त्री की केस में पता चला कि आखिर कारण क्या था? करोड़ों की गाड़ी में यात्रा करने वाला भी सुरक्षित नहीं और हवाई जहाज में यात्रा करने वाले भी इस कदर जीते जी जल जा रहे हैं। सोचिए, एक घटना में कितनी जिंदगियां
कंपनियां तबाह होती हैं। बालासोर की घटना भी आपको याद होगी। जिम्मेदार लोग खाली रील बनाने के लिए रह गए हैं। तब रेल मंत्री रील बनाकर वह हवाई लूट रहे थे। जिम्मेदारी के नाम पर गोदी मीडिया दिखा रहा था कि देखो रेल मंत्री जमीन पर बैठे हैं, अब क्या चाहिए। और अब एक बार फिर से उड्डयन मंत्री रील शेयर करने में लग गए हैं, वो भी म्यूजिक लगाकर। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, प्रधानमंत्री की अलग अलग एंगल से तस्वीरें देखते रहिए। बहुत सारे कैमरे और बहुत सारा खर्चा होता है ये सब कुछ दिखाने में और आपको भरमाने में। इस घटना के बाद अगले कुछ ही दिनों में कोई नई घटना होगी, सब भूल जाएगा, फिर अगली घटना का इंतजार किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने संभवतः महाकुंभ भगदड़ पर बीबीसी की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए कहा था कि 140 करोड़ की आबादी है भारतीयों की, टेंशन काहे को लेना है। और किसी भी घटना में कितने लोग मर जाएंगे, कितने मर जाएंगे, कितनी कमी हो जाएगी, और किसी की मौत से किसी दूसरे को क्या फर्क पड़ता है। यदि फर्क पड़ता तो देश की जनता सत्ता में बैठे लोगों को जिम्मेदार बनने पर मजबूर करती। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट के रखरखाव का काम राष्ट्रीय सेठ के हाथों में है, जो जहाज उड़ रही थी वो टाटा ग्रुप के हाथों में है। मगर सवाल यह है कि देश की जनता की जिम्मेदारी इन कंपनियों की तो है नहीं, देश की जनता की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है ना। हम तो अपनी सरकार को जानते हैं और सरकार बार बार फेल हो रही है। मगर चिंता की बात यह है कि फेल होने के बाद भी तनिक भी शर्म नहीं आती। और शर्म शब्द को तो भूल ही जाइए, बेशर्मी की पराकाष्ठा हर बार पार की जाती है। हालांकि इस बार कम से कम इतना कहने को है कि हुजूर एक दिन बाद ही सही घटनास्थल पर पहुंचे, तो इतनी हिम्मत तो दिखाई, मगर यहां भी खुद पहले नहीं पहुंचे, पहले गृहमंत्री को जाना पड़ा। बाकी किसी इस्तीफे वगैरह की उम्मीद मत करिएगा। भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने बहुत पहले ही कहा था कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, यानी यहाँ कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, जवाबदेही नहीं होती। यहाँ सब अपने मन के हैं। घटना दुर्घटना चाहे जितनी बड़ी हो जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और इस घटना की चर्चा थोड़ी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे विदेशी नागरिकों की मौत हुई है और शायद विदेशी लोग, जिन देशों के लोग मारे गए हैं, वो लोग अपने नागरिकों का ज्यादा ख्याल रखते होंगे। हमारी तरह नागरिकों को भेड़ बकरी नहीं समझा जाता होगा। अच्छा, लोगों के बीच लकी नंबर को लेकर भी बहुत सारी चीजें चलती हैं कि हमारा लकी नंबर ये है, हर जगह कोशिश होती है कि वही नंबर रहे। अब पत्रकार सचिन गुप्ता का ये ट्वीट देखिए, इन्होंने लिखा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी वो 12 नंबर को अपने लिए बहुत लकी मानते थे। 1206 नंबर का स्कूटर और गाड़ियां आज भी हैं। प्लेन क्रैश की तारीख 12 थी, बोर्डिंग टाइम भी 12:10 था, पैसेंजर नंबर भी 12 ही था, मतलब लकी नंबर ही अनलकी बन गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उनकी तमाम गाड़ियों के नंबर 1206 नज़र आ रहे हैं और जो एक्सीडेंट हुआ, जो टाइमिंग थी, वो भी 12 के आसपास है। बहरहाल आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द गोदी मीडिया वाले कहना शुरू करेंगे कि जाना तो एक दिन है, ये है, कैसे जाना है ये ईश्वर के हाथों में, आदमी थोड़ी न तय करेगा। इसलिए सरकार से सवाल मत करिए, महामानव पर दाग नहीं लगना चाहिए।